हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वात्सल्य स्टडीज़ में। आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ जो अप्रैल की जो मैगज़ीन चल रही थी उसका दोस्तों इकोनॉमी का सेक्शन। आज हम इकोनॉमी को कंप्लीट करने का कोशिश करें। इसका 2 पार्ट में मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में इसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ। आज पहला पार्ट है, इसके अगला जो वीडियो आएगा वो इकोनॉमी पार्ट 2 होगा। आप सभी जानते हैं कि हम जो अप्रैल मंथ का है दोस्तों, अप्रैल मंथ का जो मैगज़ीन है विज़न मैगज़ीन, उसको मैं डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके। तो आप प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि आपको आगे के भी वीडियोज़ देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था का ये पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम। डीप टेक क्या है, मैं आगे वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, सुर्खियों में क्यों है, सबसे पहले जो सुर्खियों में है इसलिए बात कर लेते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप से आग्रह किया है कि वे डीप टेक इनोवेशन पर अधिक ध्यान दें। अब डीप टेक इनोवेशन क्या है उसकी बात करते हैं कि जो डीप टेक स्टार्टअप्स है वो क्या हैं। देखिए दोस्तों, डीप टेक्नोलॉजी या डीप टेक से तात्पर्य एडवांस वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं पर आधारित इनोवेशन नवाचार से हैं। इसमें कई प्रौद्योगिकियां शामिल होती हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कहा गया है कि एडवांस और वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं पर जो आधारित इनोवेशन है उसको डीप टेक स्टार्टअप्स कहा गया है यहाँ पे। देखिए, डीप टेक स्टार्टअप्स या तो मौजूदा एडवांस तकनीकों का उपयोग करके जटिल और अक्सर अनसुलझी समस्याओं के नए समाधान विकसित करते हैं, या फिर मूलभूत विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों पर आधारित और भी अधिक एडवांस तकनीकों का आविष्कार करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इंजीनियरिंग सिद्धांत है या तो जो मूलभूत विज्ञान है उसका उपयोग करके और अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो करते हैं दोस्तों, उसको डीप टेक स्टार्टअप्स के रूप में जाना जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, डीप टेक जो स्टार्टअप्स हैं उसके क्या क्या वो फंडामेंटल जो उसके दोस्तों तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले जो बिग डेटा आता है, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी आती है। आप सभी जानते हैं कि जो जितने भी नैनो टेक्नोलॉजी बिग डेटा है दोस्तों, ये डीप टेक स्टार्टअप्स का हिस्सा माने जाते हैं। यानी इसका उपयोग कर जो आधारभूत विज्ञान है या जो इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं दोस्तों, इसका उपयोग कर नई जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग उसका इनोवेशन उसका किया जाता है दोस्तों, आविष्कार किया जाता है। इसी को डीप टेक स्टार्टअप्स के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ये भी दोस्तों जो है वो डीप टेक है उसका हिस्सा माने जाएंगे। उसके बाद आप देखिए एडवांस मटेरियल साइंस, बायोटेक और विजन एंड स्पीच एल्गोरिदम, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जो है वो भी डीप टेक का हिस्सा माने जाएंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो नई तकनीकी है, जो एडवांस वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हैं उसको दोस्तों उसका उपयोग कर जो हमारे नए टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका आविष्कार किया जाता है, उसी को डीप टेक के नाम से जानते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स की इकोसिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो संख्या भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT के अनुमान के अनुसार वर्तमान में भारत में 4000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं, तथा अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 10,000 तक भी पहुंच सकती है। तो आप देखेंगे दोस्तों, अभी 4000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स हैं और 2030 तक के 10,000 पहुंचने की क्षमता है। उसके बाद कहते हैं कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है। नॉस्कॉम की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार डीप टेक स्टार्टअप्स की तीसरी सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद भारत 2030 में दुनिया के शीर्ष 9 जो डीप टेक स्टार्टअप में 6ठे स्थान पर था। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि तीसरी सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद डीप टेक स्टार्टअप्स है दोस्तों, उसकी जो तीसरी सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद भी 2023 तक के आंकड़े में कहा गया है कि दुनिया के शीर्ष जो 9 डीप टेक इकोसिस्टम है उसमें भारत 6ठे स्थान पर आता है। इसकी चुनौतियों की मैं बात आगे करूँगा, उसमें और अच्छे से बात करेंगे। देखिए, फंडिंग, नेस्कॉम के अनुसार भारत के 4000 डीप जो स्टार्टअप्स हैं दोस्तों 2024 में $1.6 बिलियन आकर्षित किए, जो पिछले साल की तुलना में 78% की वृद्धि है। उसके बाद हम उदाहरण कुछ देखेंगे, जैसे कि अग्रिकुल कॉस्मोस नामक एक स्टार्टअप्स ने दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च किया जिसमें सिंगल पीस 3D प्रिंटेड और रॉकेट इंजन लगा हुआ है।
उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इम्यूनो एक्ट, आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी विकसित की है। कार टी सेल थेरेपी आप जानते होंगे, जो कैंसर से लड़ने का काम आता है, जो बाहर में दोस्तों एक प्रयोगशाला में इसके जो आप समझ सकते हैं कि वो तैयार किया जाता है, उसके बाद वो जो बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाता है। खैर वो कार टी सेल थेरेपी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसको कभी और बात करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी अपने एडवांस ड्रोन के साथ यूएई बाज़ार में क्रांति ला सकती है। यूएई बाज़ार यानी कि आप इसको देख सकते हैं, हम इसके आगे में इसके बात करेंगे जो यूएई मार्केट क्या है उसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, भारत में टेक स्टार्टअप जो है क्यों पिछड़ रहे हैं, उसके पीछे जो पिछड़ने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, संस्थाओं से समर्थन प्राप्ति में कमी, यहाँ बताया गया दोस्तों कि संस्थाओं से समर्थन प्राप्ति में कमी यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की कार्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में सरकार द्वारा वित्त पोषित 6 अनुसंधान और विकास संगठनों में से केवल एक ही डीप जो टेक स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करता है। यानी कि जो दोस्तों 6 अनुसंधान हैं, विकास संगठन, उनमें से केवल एक ही जो डीप टेक स्टार्टअप्स है दोस्तों उसको सहायता प्रदान करते हैं। तो ये संस्थाओं के समर्थन में कमी का एक मुद्दा जागरूक होता है लगातार। उसके बाद दोस्तों लगातार फंडिंग की कमी भी है हमारे पास। 2023 में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स ने पिछले वर्ष की तुलना में फंडिंग प्राप्त करने में गिरावट दर्ज की। यानी कि हमारे पास दोस्तों फंडिंग की पर्याप्त कमी होती है, लेकिन 2024 में इसमें वृद्धि देखी गई। 2023 में दोस्तों गिरावट आई थी, लेकिन 2024 में कुछ हद तक ये हम इसको प्राप्त करने में सफल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसके अतिरिक्त भारत में वेंचर कैपिटल फंड आमतौर पर अपने निवेश पर त्वरित लाभ की अपेक्षा रखते हैं, लंबे समय तक रिटर्न के लिए प्रतीक्षा करने को लेकर संकोच करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, लाभकारी बनने में समय लगना, डीप टेक स्टार्टअप्स को पूर्ण रूप से विकसित होने में लंबा वक्त और अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है। साथ ही इसमें तकनीकी सफलता के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। कहने का मतलब है कि इस तरह के स्टार्टअप्स में जोखिम अधिक होता है। देखिए दोस्तों, जोखिम अधिक होता है तो इसमें लंबा वक्त लगता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें निवेश अधिक लगता है। दोस्तों जो आपने बताया कि संस्थाएं इसको निवेश देने से कतराती हैं क्योंकि लंबा समय लगता है, इसमें अनिश्चितताएं बनी रहती हैं दोस्तों, क्योंकि ये जोखिम भरा एक स्टार्टअप्स हो सकते हैं। जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं वो जोखिम से भरे होते हैं दोस्तों, इसलिए इसमें निवेश की कमी, अनिश्चितताएं, जो अनसर्टेनिटी है वो दोस्तों बनी रहती है। उसके बाद देखेंगे, भारत में उपभोक्ता सेवा आधारित स्टार्टअप्स पर अधिक बल। भारत में स्टार्टअप्स बूम उपभोक्ता आधारित व्यवसायों जैसे कि फूड डिलीवरी या ई कॉमर्स के कारण इनमें डीप टेक स्टार्टअप्स की भागीदारी बहुत ही कम है। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो उपभोक्ता सेवा आधारित स्टार्टअप्स पर अधिक बल दिया जाता है और बूम उपभोक्ता आधारित व्यवसायों जैसे कि फूड डिलीवरी या ई कॉमर्स के कारण डीप जो स्टार्टअप्स हैं दोस्तों उसकी भागीदारी बहुत कमी आती है क्योंकि जो उपभोक्ता सेवा आधारित स्टार्टअप्स हैं उसको भी बूम मिलता है और इसमें निवेश कम होते हैं। उसके बाद देखेंगे, अधिक नियमों के पालन का बोझ। डीप टेक क्षेत्र के लिए विनियमन को लेकर जो स्पष्ट और सर्वमान्य दृष्टिकोण का अभाव रहता है। इसके साथ ही नीतिगत अस्थिरता जैसे एंजल टैक्स का लागू होना फिर वापस लिया जाना। एंजल टैक्स आप जानते होंगे, अगर दोस्तों ज़्यादा किसी स्टार्टअप्स को लाभ हो जाता है, बेनिफिट मिलता है, तो उसका एक हिस्सा कर के रूप में सरकार द्वारा ले लिया जाता है। उसके बाद लाल फीताशाही, निवेशकों में जोखिम उठाने की सीमित इच्छा जो रहती है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जोखिम इसमें होता है। जोखिम उठाने की जो सीमित इच्छा रहती है उसके कारण इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधाएं हैं दोस्तों वो आ जाती हैं। प्रमुख बाधाएं आती हैं तो मैं आपको ऊपर बताया, अनिश्चितताएं आएंगी, लंबा समय लगेगा और जो स्टार्टअप्स हैं वो जोखिम भरे हो जाएंगे, निवेश कम होंगे। अंततः दोस्तों ये कमी के कारण बन सकते हैं। उसके बाद देखिए, शिक्षा एवं अनुसंधान संबंधी अवसंरचना। भारतीय विश्वविद्यालय शायद ही कभी मौलिक जो शोध है के मामले में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं। और उसके बाद देखिए, भारतीय संस्थाओं में उच्च स्तर के अनुसंधान नहीं होने के कारण भारतीय प्रतिभाएं विदेशों में पलायन कर जाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि जो भारतीय प्रतिभा तो है भारत में, लेकिन दोस्तों यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं वो पर्याप्त अनुसंधान में ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते या तो ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण जो भारतीय प्रतिभाएं हैं दोस्तों विदेशों में पलायन कर जाती हैं। खासतौर पे लंदन जो यूके में है, जो आप देखेंगे दोस्तों वाशिंगटन यूएस में और विभिन्न जो विदेश हैं दोस्तों जहाँ पे स्टार्टअप्स इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, जहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दोस्तों वो इनोवेशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जहाँ पे
जो उच्च स्तर के अनुसंधान है वो अधिक ध्यान देते हैं, वहाँ पे पलायन करने की सोच रखते हैं जो भारतीय प्रतिभाएँ होती हैं। तो भी ये कारण है दोस्तों हमारे जो डीप टेक जो स्टार्टअप्स हैं उसके नीचे आने का। उसके बाद देखिए शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योगों जगत के बीच समन्वय की कमी, इस कारण शोध कार्यों को व्यावसायिक रूप देने, उन्हें व्यावहारिक उपयोग के अनुरूप डिज़ाइन करने में कठिनाई होती है, जिससे डीप टेक इकोसिस्टम में समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के बीच समन्वय की कमी, यानी कि हमारे बीच समन्वय नहीं है दोस्तों। देखिए शोध कार्य और जो व्यावसायिक रूप हैं उन्हें व्यावहारिक उपयोग के लिए हम समन्वित नहीं कर पाते। हम जब समन्वित नहीं कर पाते, जो डीप टेक जो इकोसिस्टम है दोस्तों, उसके समग्र विकास में हम नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं बेसिकली मैं आगे की राह की भी बात करूँगा, उसमें हमको दोस्तों जो उद्योग जगत है और शैक्षणिक जो संस्थाएँ हैं, उसको एक दूसरे से समन्वित करने और जो दोस्तों प्रौद्योगिकी आधारित जो उद्योग है और जो शिक्षा है उसको समन्वित करने की भी आवश्यकता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों डीप टेक इकोसिस्टम के लिए पहले क्या की गई है भारत जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या-क्या किए गए हैं हम उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए अब डीप टेक फंड ऑफ फंड्स यानी केंद्रीय बजट 2025 में प्रस्तावित किया जाता है इसको। अदिति योजना दोस्तों क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए थीमेटिक मिशन यानी कि ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति, एरावत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन आदि इसमें चलाया जा रहा है ताकि जो दोस्तों जो डीप टेक इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद आप देखेंगे जो राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप्स नीति का मसौदा भी तैयार किया गया। यह फंड ऑफ फंड्स का गठन करने, प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद आप देखेंगे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका उद्देश्य एक रिसर्च एंड इनोवेशन क्लाउड तैयार करना, जिसमें वैज्ञानिक उपकरण और प्रयोगशालाएँ जो बहुत कम उपयोग हो रही हैं सभी के लिए उपलब्ध हो सकें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो जितने भी उपकरण और प्रयोगशालाएँ हैं, जिसका बहुत कम उपयोग हो रहे हैं दोस्तों, वो सभी के लिए यानी कि समावेशी उपयोग के सिद्धांत को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं डीप टेक इकोसिस्टम के बढ़ावा देने के रूप में भी। इसमें दो उदाहरण है दोस्तों, जो यूएस है इसके साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जापान के साथ रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और क्वाड सदस्यों द्वारा क्वीन नामक पहल भी चलाई जा रही है ताकि भारत में और सहयोगी जो देश हैं दोस्तों उसमें जो डीप टेक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सके और ये बूस्ट हो सके। उसके बाद हम देखेंगे आगे की राह क्या हो सकती है। आगे की राह में बात करेंगे दोस्तों स्पिन आउट पे। स्पिन आउट क्या है? प्रयोगशालाओं संस्थाओं को अधिक संख्या में स्पिन आउट यानी कि जो इंफोग्राफिक है उसमें मैंने आपको दिखाया। इस स्थापना में सहयोग देने से डीप टेक स्टार्टअप के सृजन के लिए एक सतत और सशक्त चक्र शुरू हो सकता है। साथ ही प्रयोगशालाओं संस्थाओं को अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने हेतु बाहरी स्रोतों से राजस्व अर्जित करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। यानी दोस्तों जो प्रयोगशालाएँ हैं और जो संस्थाएँ हैं उनको अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व अर्जित करने में को सक्षम बनाया जाना चाहिए दोस्तों। तभी हम कहीं न कहीं निवेश बढ़ेंगे, निवेश आकर्षित होंगे और जो अभी अनिश्चितताओं का ये गेम रह गया है जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उसको जो दोस्तों सुनिश्चितता की ओर आगे लेके जाया जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे अवसंरचनाओं का विकास, विशेष रूप से 5 फोकस क्षेत्र यानी कि मेडिकल डिवाइसेज़, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि और निर्माण में इनोवेशन क्लस्टरों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि जो डीप टेक दोस्तों जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं वो मोस्टली मेडिकल डिवाइसेस में, अंतरिक्ष में, रक्षा में और कृषि और विनिर्माण में ही काम आता है। तो ये क्लस्टरों की पहचान कर उसे मजबूत किया जाना चाहिए दोस्तों ताकि वो अवसंरचनाओं का जो विकास है वो अवरुद्ध ना हो और हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर पाएँ। इसके अलावा विशेष अनुसंधान विकास सुविधाओं की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, सिमुलेशन टूल्स और उत्पाद के परीक्षण के लिए सक्षम परिवेशी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए मोस्टली यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि हम अवसंरचनाएं और वातावरण उसके अनुसार जैसे कि अनुसंधान और विकास सुविधाओं की स्थापना है ना, ताकि जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, सिमुलेशन है, उसको समावेशी परिवेश हम दोस्तों स्थापित कर पाएंगे और कहीं न कहीं जो सुविधाएं हैं उसको हम उपलब्ध करा पाएंगे। उसके बाद कहा गया दोस्तों निवेश अनुकूल व्यवस्था को बढ़ावा देना यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ सह निवेश कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है।
वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ सहनिवेश। उसके बाद देखिए सरकार समर्थित उपायों जैसे कि सब्सिडी, ऋण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और वेंचर कैपिटल निवेश से जुड़े नियमों को आसान बनाया जाना चाहिए। दोस्तों देखिए कभी-कभी कुछ तकलीफ़ ऐसी होती है कि हम निवेश जो अपनी नीतिगत जो हमारे दोस्तों जो जिसकी कमी होती है उसकी तरह निवेश के अनुकूल हम नहीं बन पाते हैं। तो कहा गया है कि सब्सिडी और ऋण और यहाँ पे दोस्तों कैपिटल निवेश से जुड़ी जो नियम है उसको लचीला बनाया जाए, उसको दोस्तों फ्लेक्सिबल बनाया जाए। फ्लेक्सिबल हम बनाते हैं तो ये और अधिक हमारे लिए समावेशी हो पाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अनुसंधान एवं विकास के लिए नीतिगत प्रोत्साहन, उत्पादों के प्रोटोटाइप निर्माण हेतु स्टार्टअप्स को अनुदान दिया जाना चाहिए और उनके परीक्षण के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे स्टार्टअप्स को उद्योग जगत से जोड़ने वाले इंटरफेस प्लेटफ़ॉर्म विकसित किए जाएँ और डीप टेक अनुसंधान और विकास पर होने वाले व्यय को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों। तभी हम जो अनुसंधान है और विकास है उसके लिए नीतिगत प्रोत्साहन है जो उसको प्रोत्साहित कर पाएँगे। अगर हम डीप टेक अनुसंधान और विकास पर व्यय को बढ़ाते हैं, अपने जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों उसको हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम अगले अपने सॉरी एक पॉइंट बच गया था, मैं इसको मिस कर रहा था। देखिए नेशनल डीप टेक स्टार्टअप्स पॉलिसी, ये जो दोस्तों इसको आगे बढ़ाने की राह में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है नेशनल डीप टेक स्टार्टअप्स पॉलिसी यानी कि एनडीटीएसपी को लागू करना। ये दोस्तों ये प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक व्यापक और स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। साथ ही इसके क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी और प्रभावी मूल्यांकन के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र की भी स्थापना आवश्यक है। यानी कि देखिए हम जैसे कि विभिन्न जो पॉलिसीज़ होती हैं दोस्तों उसके लिए हम एक नीति तैयार करते हैं, जैसे उसी प्रकार हम डीप टेक जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए भी हम एक जो राष्ट्रीय एक नीति है दोस्तों यानी नेशनल पॉलिसी भी हम उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें निगरानी और उसके मूल्यांकन के लिए और जो मजबूत निगरानी तंत्र है निगरानी को बनाए रखने के लिए भी एक मैकेनिज़्म हम अपना पाएँगे ताकि हम दोस्तों उसके व्यापक और स्पष्ट रूपरेखा प्रदान कर पाएँ डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए। तो इसको ऐसे प्रकार देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारे अगले टॉपिक में है इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना। ये चर्चाओं में क्यों है, चर्चाओं की हम बात करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि ये सुर्खियों में क्यों था। देखिए जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना को अधिसूचित किया, इसी कारण ये सुर्खियों में बन जाता है दोस्तों। अब देखिए हम आगे की जो योजनाएं हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना है उसके क्या-क्या मुख्य बिंदु हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों इसकी योजना उसके बारे में क्या है। देखिए मंत्रालय कौन सा है, मैंने आपको बताया केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आप इसको याद रखिएगा, ये प्री में कभी-कभी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य दोस्तों भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके निर्माण के लिए अनुकूल माहौल बनाकर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूत करना और इसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ एकीकृत किया जाएगा, यानी कि इंटीग्रेट किया जाएगा और वैल्यू चेन में घरेलू एवं विदेशी स्रोतों में से निवेश को आकर्षित किया जाएगा। देखिए दोस्तों इसको उद्देश्य को मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के जो विनिर्माण है उसको निर्मित करने के लिए हमको दोस्तों एक माहौल बनाना, एक वातावरण तैयार करना और जो दोस्तों जो घरेलू निवेश है और जो बाहर की निवेश है यानी विदेशी निवेश उसको आकर्षित करना और जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो ग्लोबल वैल्यू चेन है दोस्तों उसमें भारत का स्थान बनाना। यानी कि जो ग्लोबल जो वैल्यू चेन आप सभी सुने होंगे वो वस्तुओं के उसमें होती है दोस्तों, विनिर्माण के संदर्भ में होती है वो और जो सर्विसेज है उसके संदर्भ में भी ग्लोबल वैल्यू चेन होती है। तो भारत को दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र में और जो इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं उनके ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत को एक प्रमुख हिस्सेदार के रूप में, भागीदार के रूप में उनको बनाना, यही इसके दोस्तों लक्ष्य है। देखिए जो वैल्यू चेन में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण, उत्पादन और वितरण से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। देखिए इस पे अधिक बल दिया जाएगा, किस पे अधिक बल दिया जाएगा दोस्तों इस सेगमेंट पे। देखिए सब असेंबली जैसे डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, उसके बाद देखिए बेयर कंपोनेंट जैसे कि मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और सिलेक्टेड बेयर कंपोनेंट में जैसे
फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आदि और आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम और पूंजीगत उपकरण में दोस्तों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामान आदि, इन सभी दोस्तों ये जितने भी क्षेत्र हैं 4, वो दोस्तों इसमें अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसमें दोस्तों अधिक बल देने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अलग अलग सेगमेंट के लिए प्रस्तावित राजकोषीय प्रोत्साहन के बारे में कि राजकोषीय जो प्रोत्साहन है दोस्तों वो किस लिए आधार होंगे वो। उसके बाद देखिए टर्नओवर के आधार पर, यानी कि वृद्धिशील टर्नओवर बिक्री पर। और उसके बाद आप देखेंगे सब असेंबली और बेयर कंपोनेंट के लिए, यानी कि सब असेंबली देखेंगे, यहाँ पे बेयर कंपोनेंट देखेंगे आप। और कैपेक्स या पूंजीगत व्यय, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पूंजीगत व्यय के आधार पर पात्र पूंजीगत निवेश पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण हेतु आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम और पूंजीगत उपकरणों के लिए। और इसके बाद देखेंगे हाइब्रिड प्रोत्साहन उपयुक्त दोनों सेगमेंट्स के लिए, यानी कि उद्योगों की ज़रूरत के आधार पर चुनिंदा बेयर कंपोनेंट के लिए भी इसको उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए दोस्तों योजनाओं की अवधि क्या होगी। योजना की अवधि हमेशा हर किसी योजना के लिए एक इम्पॉर्टेंट बिंदु रहता है, तो इसमें योजनाओं की अवधि क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन, यानी कि 6 वर्षों के लिए, जिसे शुरुआती 1 वर्ष का जो गेस्टेशन पीरियड है दोस्तों, निवेश या व्यवसाय की शुरुआत से लेकर लाभ रिटर्न मिलने में लगने वाला समय जो होता है, गेस्टेशन पीरियड उसको कहते हैं इंग्लिश में, वो शामिल रहेगा दोस्तों। जो निवेश व्यवसाय की शुरुआत लेकर लाभ या रिटर्न मिलने तक ही ये जो 6 वर्षों के लिए आपकी योजना की अवधि होने वाली है। देखिए कैपेक्स प्रोत्साहन, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो 5 वर्ष तक रहेगा। यहाँ आप देख पाएंगे 5 वर्ष तक रहेगा। और इसकी पात्रता दोस्तों, इस योजना के तहत पात्र सेगमेंट में ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड दोनों प्रकार की परियोजनाएं की अनुमति दी गई है। देखिए ग्रीन फील्ड आप जानते होंगे, जो नए सिरे से किसी अगर इंडस्ट्री को लगाया जाता है तो ग्रीन फील्ड करते हैं। और ब्राउन फील्ड आप समझ सकते हैं कि जो लागू हो चुका है या जो स्थापित हो चुका है उसको बाद में कंटिन्यू रखना, उसको ब्राउन फील्ड के नाम से जाना जाता है। वो आपको स्टैटिक में आप बेहतर उसको पढ़े भी होंगे, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मैंने आपको यहाँ पे लेमैन की भाषा में बता दिया है। उसके बाद देखेंगे कार्यान्वयन एजेंसी। इस योजना को आप देखेंगे दोस्तों, मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मिनिस्ट्री है वो करती है एक नोडल एजेंसी के रूप में। और इसके बाद देखेंगे नोडल एजेंसी परियोजना प्रबंधन एजेंसी की भूमिका भी निभाएगी। आप इसको देख सकते हैं, जैसे जो परियोजना प्रबंधन एजेंसी है वो भी इसमें भूमिका निभाएगी। देखिए अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक जो घटक है दोस्तों उसका महत्व क्या है। देखिए हर किसी का अपना महत्व होता है, जैसे वस्तुओं की और सेवाओं की हम महत्व की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो घटक हैं दोस्तों उनके भी अपने स्थान पर अपने महत्व हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आर्थिक क्षमता, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भारत में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में शामिल रहता है। वित्त वर्ष 2014-15 से 23-24 के बीच देश के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हो गई है दोस्तों। देखिए 2014-15 से 2023-24 में 5 गुना वृद्धि हुई है दोस्तों। और ये हमारे जो सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाले हैं उन उद्योगों में, वो निर्माण उद्योगों में ये सम्मिलित होते हैं। उनके बाद देखिए वर्तमान समय में भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र 150 बिलियन डॉलर से अधिक का है। देखिए 150 बिलियन डॉलर से अधिक का हम जो हमारे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हैं वो हैं। इस दशक के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की वैल्यू 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य भी हमने रखा है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे निर्यात वृद्धि। इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की कुल निर्यात में 29.12 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है। भारत ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच इलेक्ट्रॉनिक मामलों में निर्यात में 20% की वृद्धि, यानी कि चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर दर्ज की गई है। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों 2024 में 29.12 बिलियन डॉलर का हमारा निर्यात रहा है, जो दोस्तों 2014-15 से 2023-24 में 20% की वृद्धि दर्ज हमने की है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा में कहा गया है कि विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भरता देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। देखिए विशेष रूप से यहाँ पे कहा गया है, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भरता, यानी कि देख सकते हैं दोस्तों कि जो रक्षा क्षेत्र है, जो हमारा डिफेंस जो एरिया है वहाँ का डिफेंस क्षेत्र में हम जो विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों उस पर हम निर्भरता जो है हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। चाहे वो आप देख पाएंगे वो
पूंजी के रूप में हो, कैपिटल के रूप में हो, या है वो चाहे वो डिफेंस या सिक्योरिटी के मामले में हो, वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होता। उसके बाद क्या है कहा गया है दोस्तों, साथ ही अब भारतीय डेटा के दुरुपयोग होने और संकट के समय आपूर्ति श्रृंखला या आयात बाधित होने का भी खतरा बना रहता है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो आपूर्ति श्रृंखला है वही जो है दोस्तों ग्लोबल जो वैल्यू चेन है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और डेटा के दुरुपयोग के भी यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि जो संभावना है वो बनी रहती है अगर हम विदेशी जो हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद उस पे अगर हम रिलाई करते हैं तो। इसके बाद कहा गया दोस्तों कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त सहयोग के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेट प्लांट स्थापित किया गया है। यह प्लांट सैन्य हार्डवेयर के लिए चिप का निर्माण करेगा। देखिए दोस्तों आजकल चिप भी बहुत चर्चा में रहता है, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको मैं कभी और एक लेक्चर लेके आऊँगा। चिप भी दोस्तों रहता है चर्चाओं में अभी, लेकिन वो है नहीं, तो वो अपने जो क्लास है दोस्तों उसका एजेंडा नहीं है अभी, लेकिन उसके बारे में और कभी बात करेंगे। देखिए उसके बाद कहा गया है उद्योगों में तकनीक इनोवेशन को बढ़ावा, उदाहरण के लिए 5G प्रौद्योगिकी से रिमोट सर्जरी, दूर से ही सर्जरी और ऑटोनोमस जो वाहनों को बढ़ावा मिल रहा है, यानी जो उद्योगों में तकनीकी इनोवेशन यहाँ पे जो है दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों भारत में इलेक्ट्रॉनिक जो क्षेत्रक हैं उसके जो दोस्तों उसके विकास के लिए जो हमारे भारत जो सरकार है उन्होंने कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो चलिए देखते हैं भारत सरकार की क्या-क्या योजनाएँ हैं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को लेके। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों अब बहुत प्रसिद्ध है मेक इन इंडिया 2014, भारत को वैश्विक निर्माण में हब में बदलना, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको वो एक बूस्ट प्रदान करना। उसके बाद देखेंगे चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम 2017 में जिसको लाया जाता है बड़े पैमाने पर मोबाइल डिवाइस के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। उसके बाद देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना, प्रमुख घटक या उपकरण और सब असेंबली पर पूंजीगत व्यय का 25% प्रोत्साहन किया जाएगा दोस्तों, जो उपकरण हैं और जो सब असेंबली हैं उन पे। उसके बाद देखेंगे उत्पादन से संबद्ध परियोजना यानी PLI, उसमें 2020 में दोस्तों ये लाया गया था। उसमें कहा गया कि मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की वृद्धिशील बिक्री पर 5 वर्षों तक 3 से 6% प्रोत्साहन उसमें दिया गया। सेमीकॉन इंडिया 2021 में जिसको लाया जाता है 76 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का विकास करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। उसके बाद आप देखेंगे सेमीकंडक्टर मिशन 2021 आता है, उसमें कहा गया दोस्तों कि जो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसका विनिर्माण, पैकेजिंग और डिज़ाइन के लिए उत्प्रेरक रूप में कार्य करना। भारत के अंदर ही दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो विनिर्माण है, जो पैकेजिंग है, देखिए विनिर्माण है, पैकेजिंग है, जो डिज़ाइन है उसके उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना इसकी लक्ष्य रखे गए हैं दोस्तों कि भारत को आप देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में और जो विनिर्माण क्षेत्र हैं उसमें भारत को एक वैश्विक हब के रूप में यहाँ पे स्थापित करने की बात हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है उसको विकसित करने की बात हमारी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है दोस्तों। उसके बाद देखिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ क्या-क्या हैं उनकी हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए विनिर्माण की उच्च लागत, सबसे पहले जो हाई जो फैक्टर कॉस्ट है वो रहता है। देखिए टैरिफ स्लैब, सरचार्ज, कच्चे माल और लॉजिस्टिक की उच्च लागत जैसे कारक भारत में विनिर्मित उत्पादों को विश्व के बाज़ारों में महंगा बना देते हैं। जो लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत है दोस्तों, जो कच्चे माल हैं जो उनको जो आयात कराया जाता है उसके बाद हम जब निर्यात करते हैं तो दोस्तों जो वैश्विक बाज़ार में है वो उसको महंगा बना देते हैं। उसके बाद देखेंगे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़ी कंपनियों की इनपुट की ऊंची लागत और अधिक आयात शुल्क का सामना करना पड़ता है। देखिए भारत के जो आयात हैं दोस्तों उनको बहुत अधिक जो आयात शुल्क हैं उनका सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ देखिए जिसके चलते होता क्या है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीन की तुलना में विनिर्माण सामग्री 4 से 5% की प्रतिस्पर्धात्मक हानि उठानी पड़ती है। किसके तुलना में दोस्तों, चीन के तुलना में। चीन आप जानते हैं कि जो ग्लोबल दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है दोस्तों वो अब यूएस नहीं है, वो एक्चुअली चीन है दोस्तों। चाइना दोस्तों अभी उभरता हुआ जो जितने भी उभरते हुए विकासशील देश हैं चीन सबसे अग्रणी आपको दिखेगा। सभी
भी जाऊँगे चीन में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो उत्पाद नहीं की जाती हैं, विनिर्मित नहीं की जाती हैं। तो आप इसको बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है दोस्तों, उसमें हम कहीं न कहीं चीन को कि एक हद तक हम प्रतिस्पर्धा उससे करना चाहते हैं, लेकिन जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे दोस्तों जो देख सकते हैं कि मैंने वो बात की कच्चे माल के फैक्टरिंग कॉस्ट की, लॉजिस्टिक्स की उच्च लागतों की मैंने बात की, तो चीन की तुलना में कहीं न कहीं हमको प्रतिस्पर्धात्मक जो हानि है वो उठानी पड़ती है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों उत्पादन बढ़ाने की चुनौतियाँ, भारत में कई भारत में ऐसे घटकों को के विनिर्माण को बढ़ावा देने की संभावनाएँ मौजूद हैं, जो कम तकनीकी जटिलता वाले हैं या जिन्हें स्थानीय स्तर पर तैयार किया जा सकता है, जैसे केसिंग और काँच। देखो दोस्तों जो कम तकनीकी जटिलता वाले हैं, उन्हें जो स्थानीय स्तर पर तैयार किया जा सकता है, ऐसी ही संभावनाएँ भारत में मौजूद हैं। उसको जो उत्पादन बढ़ाना है हमको और बहुत अच्छे स्तर तक बढ़ाना है, ये अभी चुनौतियाँ हमारे सामने बनी हुई हैं दोस्तों। चलिए हम अगले पेज में चलते हैं और इसको ही कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें कहा गया दोस्तों अनुसंधान और विकास तथा डिज़ाइन के लिए अनुकूल माहौल का अभाव है, वो परिलक्षित होता है। देखिए, भारत में दोस्तों जो वो है दोस्तों जो अनुसंधान है और विकास है, यानी कि आप देखेंगे इसमें कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम खर्च करते हैं दोस्तों हम लोग। भारत ये जो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो जीडीपी है, जीडीपी का 0.1% से भी कम हम अभी खर्च कर पा रहे हैं दोस्तों। अभी हम इसमें एक्सपेंडिचर जो कोपेक्स यानी कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, वो ही हमारा बहुत कम है इसमें, हमारा निवेश ही बहुत कम है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और चीन जो 2.5 से अधिक करता है, उसकी तुलना में बहुत कम करते हैं हम लोग। हम तो देख सकते हैं जबकि दोस्तों चीन लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 या 17 ट्रिलियन जो उसका है दोस्तों आप समझ सकते हैं जीडीपी, और हमारा जीडीपी कितना है आप जानते होंगे 3.5 समझ के चलिए 3.5 ट्रिलियन है अभी, 3 या 3.5 के बीच रिलाई करता है वो। हम अपने 1% से कम करते हैं और चीन करता है दोस्तों 2.5 से भी अधिक, और अमेरिका भी लगभग उतना ही करता है। तो देखिए कितना बड़ा अंतर होता है ये कि हम अनुसंधान और विकास में कितना कम दोस्तों करते हैं इन्वेस्ट, लेकिन चीन और अमेरिका बहुत करते हैं। तो हमको दोस्तों कहीं न कहीं उनसे एक प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता बनाने के लिए कहीं न कहीं हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें बढ़ाना होगा, निवेश हमको बढ़ाने होंगे। सरकार द्वारा निवेश इसमें प्रोत्साहित किया जाए ताकि हम कहीं न कहीं दोस्तों जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो अपना स्थान हम बना पाएँगे। देखिए, उसके बाद कहा गया है दोस्तों वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की माँग में भारत की कम हिस्सेदारी, जिन मुख्य ग्लोबल ब्रांड्स का जो 80% है इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार पर प्रभुत्व है, उनमें से अधिकांश भारत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की आपूर्ति नहीं लेते, जिससे इन क्षेत्रों की भागीदारी बेहद सीमित रह जाती है। देखिए, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कहा गया है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की जो माँग है दोस्तों, उसमें भारत की ही कम हिस्सेदारी है। उसमें कहा गया है कि जो मुख्य ब्रांड्स है दोस्तों, 80% जो इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार का जिनका प्रभुत्व है, आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसमें जो 80% जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं दोस्तों, वो भारत से जो सप्लाई है वो लेते नहीं हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का। तो जब भारत से सप्लाई नहीं लेते हैं, तो भारत की तो हिस्सेदारी भागीदारी बहुत कम हो जाएगी। देखिए यही यहाँ पे बताया गया है कि भागीदारी बेहद सीमित रह जाती है। जो 80% जो हैं दोस्तों वो कहाँ रिलाई करते हैं, या तो यूएस रिलाई करते हैं या तो वो चीन रिलाई करते हैं। इसके कारण जो इंडिया है दोस्तों, इंडिया कहीं न कहीं यहाँ पे पीछे रह जाता है। तो इंडिया को यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता है, और बहुत दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये बहुत अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगा तो हम अपने स्तर पे प्रोडक्शन तो बढ़ा लेंगे, लेकिन जो दोस्तों जो ग्लोबल मार्केट है, जो वैश्विक बाज़ार है, वो अभी तक हमारे कंपोनेंट्स को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों, तो हम अपने प्रोडक्शन का भी बहुत कुछ कर नहीं पाएँगे। तो हमको कहीं न कहीं दोस्तों जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, वहाँ पे अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके बाद कहा गया है दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स की आयात पर बहुत अधिक निर्भरता। देखिए हम मोस्टली आयात पर ही निर्भर रहते हैं दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स पे। हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ही सीमित मात्राओं में हैं, आप सभी जानते होंगे। इसमें कहा गया है क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति पर हमेशा खतरा बना रहता है, साथ ही मूल्य में भी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों। आप सभी जानते होंगे, मैंने आपके शायद पिछले कुछ लेक्चर्स में भी मिनरल्स की बात मैंने की थी। मिनरल्स में आप सभी देख पाएँगे कि जो दोस्तों इसकी निरंतर जो आपूर्ति है,
उनके जो आप समझ सकते हैं कि जो सप्लाई है दोस्तों, उसका खतरा हमेशा बना रहता है। मैंने एक लेक्चर में बात की थी, जिसमें चीन जो क्रिटिकल मिनरल्स है दोस्तों, उसके निर्यात में निर्बंध वो लगाता है दोस्तों, नियंत्रित करता है, प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध अभी पिछले कुछ समय में और देखने को मिला, जब यूएस ने दोस्तों उस पर टैरिफ लगा दिया, तो उसके जो आप समझ सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे उसने प्रतिबंध लगा दिया देता है। तो जापान है, यूएस है, इंडिया है, जो मैन्युफैक्चर जो करते हैं दोस्तों इन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का, वो कहीं न कहीं वो प्रभावित होते हैं। प्रभावित इसीलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के बनाने में हमको क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकताएँ पड़ती हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास सप्लाई नहीं होती है। सप्लाई नहीं होती है तो आप समझ पाएँगे कि सीमित सप्लाई होती है तो हमारा जो फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि आप समझ सकते हैं लागत मूल्य है, जो कच्चे माल हैं उसके दोस्तों आयात करने का मूल्य ही अधिक होता है, तो अंततः वो अधिक मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसको देख पाएँगे कि हमारे पास जो अधिक निर्भरताएँ हैं आयात पर, वो कहीं न कहीं अधिक होता है, इसलिए हमको कहीं न कहीं इसमें दोस्तों चुनौती उठाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। देखिए, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल की कमी। देखिए विनिर्माण के लिए दोस्तों हमारे पास जो एनवायरनमेंट है, यानी विभिन्न प्रकार के जो निवेश हैं, विनिर्माण प्रौद्योगिकी है, उसकी हमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जो समृद्धि दर देखी जा रही है, उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण की दर कम है। इसकी वजह है अधिक पूंजीगत व्यय की ज़रूरत और निवेश पर कम टर्नओवर प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसकी विनिर्माण की दर तो कम है, लेकिन उसके लिए हमें जो उपयुक्त वातावरण है दोस्तों, वो भी हम कम प्रदान कर पाते हैं। जो हमारा इकोसिस्टम है अभी तक उतना डेवलप नहीं है। मैंने आपको बताया अवसंरचनाओं की कमी है, विभिन्न प्रकार के जो निवेश हैं उसकी हम कमी देखते हैं। तो इसके कारण क्या है दोस्तों, अधिक पूंजीगत व्यय है। सबसे पहले जो कैपेक्स है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कम है हमारे पास। हमारे पास निवेश पर कम जो टर्नओवर है दोस्तों, वो हम प्राप्त करते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जिसको कहीं न कहीं दूर करने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, लंबा जेस्टेशन पीरियड। देखिए यहाँ पे गेस्टेशन लिखा है, इंग्लिश में इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। कंपोनेंट्स के विनिर्माण में निवेश और उनके उत्पादन के बीच 1 से 2 वर्ष का अंतराल देखा जाता है। इसको आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि निवेश पर रिटर्न जल्दी प्राप्त नहीं होता। आप देखेंगे दोस्तों, अगर हम किसी बाज़ार में या तो किसी अपने उत्पाद में निवेश करते हैं, और अगर हमको उसका आउटपुट बहुत जल्दी नहीं मिलता दोस्तों, तो हम उसको पुनः हमारा जो आउटपुट मिलता है, यानी कि जो लाभ मिलता है, उसको ही हम निवेश करते हैं। लेकिन जब हमको इसका आउटपुट यानी लाभ ही लेट यानी कि अधिक समय मिलता है, तो हम निवेश भी अधिक समय करते हैं, और अंततः ये हमारे कहीं न कहीं चुनौतियाँ हमारे लिए खड़ी करती हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारे पास तकनीकी चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। वो किस रूप में विद्यमान हैं? भारतीय विनिर्माताओं के पास वर्तमान में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स के विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियाँ और कौशल का अभाव रहता है, और अन्य प्रौद्योगिकी होने का इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो दोस्तों कम है। आप सभी जानते हैं हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकियाँ हैं वो सीमित मात्राओं में हैं। तो सीमित मात्रा में होने के कारण देखिए एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स हैं, उनके जो विनिर्माण के लिए आवश्यक जो प्रौद्योगिकी है, वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में होने के कारण हम विभिन्न प्रकार के जो प्रौद्योगिकी है, उसको प्राप्त करने में अधिक समय लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ राजकोषीय जो उपाय हैं, यानी कि आगे की राह क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो वे फॉरवर्ड है दोस्तों, हम क्या निरंतर कर पाएँगे इसको बेहतर बनाने के लिए, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहला आता है दोस्तों राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय में हम बात करते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन, यानी कि ओपेक्स ऑपरेटिंग व्यय में मदद करना। देखते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग जो एक्सपेंडिचर है उसमें हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कम जटिलता वाले स्थानीय रूप से उत्पादित कंपोनेंट्स, यानी कि नॉन एशेमेट ग्रेड यानी केसिंग, क्लास आदि के विनिर्माण को बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग व्यय में सहायता प्रदान हमको करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, पूंजीगत व्यय में सहायता, अधिक जटिल कंपोनेंट्स, मैकेनिक्स, पूंजीगत वस्तु, विशेष घटक, एसएमडी ग्रेड लिथियम आयन सेल के निर्माण में वित्तीय मदद दी जानी चाहिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे अधिक जटिल कंपोनेंट्स के निर्माण में हाइब्रिड सपोर्ट भी हम उसमें दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, बड़े आकार के क्लस्टर विकसित करना, श्रमिकों के लिए आवास सुविधाएं प्रदान करना, स्थानीय नियमों विनियमों जैसे कि श्रम कानूनों को सरल और
अनुकूल बनाया जाना, क्लस्टर गवर्नेंस को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि दोस्तों जो गवर्नेंस है और जो वातावरण उसके लिए अगर हम अनुकूल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमको मदद ही करेगी। उसके बाद देखिए गैर राजकोषीय यानी अन्य तरह के समर्थन जो हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि देखिए इनपुट कच्चे माल को पर जो है दोस्तों प्रशुल्कों को कम करना, यानी निर्यातित उत्पाद सस्ते हो जाएंगे और विदेशी बाज़ारों में इनकी मांग बढ़ेगी। उसके बाद देखिए हाईटेक कंपोनेंट्स के निर्माण एवं डिज़ाइन के लिए विदेशों से कुशल लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने में भी उनकी मदद ली जा सकती है। देखिए शिक्षण और प्रशिक्षण की बात की गई यहाँ पे। हम अगर प्रशिक्षण देते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं वो हमारे जो घरेलू और स्थानीय जो उद्योग हैं, जो कंपोनेंट्स को बनाने व निर्मित करने की कहीं न कहीं वो मदद उसमें होगी। उसके बाद देखिए विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए तुरंत वीज़ा देने की भी नीति अपनाई जा सकती है। उसके बाद देखिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के विनिर्माण और उच्च तकनीकी कौशल वाली प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एवं उद्योग जगत के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए। कंपोनेंट्स विनिर्माण के लिए मंजूरी प्रक्रिया और उच्च औद्योगिक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसको सरल बनाया जाना चाहिए। तो उसे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कंपोनेंट्स विनिर्माण के लिए जो मंजूरी प्रक्रिया है और जो दोस्तों जो हाई जो टेक्नोलॉजी उसको प्राप्त करने की जो प्रोसेस है दोस्तों, उसको हमको कहीं न कहीं उसके अनुकूल और सरल बनाए जाने की भी आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, ये बहुत ही चर्चाओं में रहा ये टॉपिक, आप सभी पढ़ रहे होंगे 3.3 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो कुछ समय पहले बहुत चर्चाओं में थी, चर्चा में इसलिए थी क्योंकि उसके दोस्तों हो रहे थे 10 वर्ष पूरे। आप देख सकते हैं 10 वर्ष पूरे हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के, इसलिए चर्चाओं का बिंदु रहा था। देखिए इसके जो जितने भी हो सकते हैं दोस्तों जो डायमेंशंस हो सकते हैं, सुर्खियों में क्यों रहा और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, सबसे पहले ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक शुरू की गई योजना आती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा क्योंकि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पूछी जाती हैं। अभी प्री 2025 में भी मिनिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, 2017 में भी सेम वही पैटर्न के क्वेश्चन आए थे, 2023 में भी दोस्तों 2023 में प्री में भी क्वेश्चन आते हैं। और साइमल्टेनियसली दोस्तों ये जो है दोस्तों, ये प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी समावेशी मॉडल का जो इकोनॉमिक्स का आपको दोस्तों जो एक सिलेबस है उसके अंतर्गत ये आता है। मैंने अपने चैनल में सिलेबस डिस्कशन डाल रखा है दोस्तों, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चाहे तो आप बोलेंगे तो मैं और एक वीडियो ला दूंगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। देखिए वर्ष 2015 में इसको शुरुआत किया जाता है, 2025 में इसके हो जाते हैं 10 वर्ष, इसलिए आता है ये सुर्खियों में। देखिए इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। जो दोस्तों प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके उद्देश्यों में क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, देश के सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी बाधा के, बिना कुछ गिरवी रखी कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान करना। इसको दोस्तों जो सूक्ष्म उद्यम है, जो हम सभी जानते हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों, उसको बिना किसी बाधा के, बिना कोलेटरल के हम उसको ऋण दे सकें, लोन दे सकें, ताकि दोस्तों वो अपने जो उद्योग है उसमें निवेश को बढ़ावा दे सके। आप सभी जानते हैं जब निवेश बढ़ावा देंगे दोस्तों निवेश को, तो कहीं न कहीं हमारे लिए लाभ ही लेकर आएगा। इसके बाद देखते हैं लघु एवं उद्यम जो मध्यम उद्यम है को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जोड़कर उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर वित्त पोषण से वंचित लोगों को वित्त प्रदान करना। देखिए दोस्तों, हमारे जो समाज आप बोलिए या हमारे देश में जो दोस्तों अनौपचारिक रूप से जो वित्त बाँटते हैं, आप समझ सकते हो, जो साहूकार हैं, जो ब्याज पे अधिक ब्याज पे ऋण देते हैं दोस्तों, गरीबी के दुष्चक्र में फँसा देते हैं किसी किसान को, चाहे वो मध्यम या लघु जो उद्यम में जुड़े हुए हैं उनको। तो दोस्तों उन सबसे भी हमारा दूर उनको करने का एक उद्देश्य हो सकता है कि हम बिना किसी कोलेटरल फ्री ऋण देते हैं, बिना किसी कोलेटरल के ऋण देते हैं, हम कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं और जो वंचित लोग हैं दोस्तों उसको वित्त भी प्रदान करते हैं। देखिए हाशिए पर पड़े लोग, जो अब तक सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्ग जो उनको है दोस्तों, जो उपेक्षित वर्ग है उनको वित्तीय समावेशन से जोड़ना। जो दोस्तों आप समझते हैं फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है उनको प्राप्त करना और उनको वित्तीय सहायता तक पहुंचाना भी हमारा एक उद्देश्य है मुद्रा योजना का। तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा कमी किसी भी बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं, गैर वित्तीय बैंक कंपनियां
तथा क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है दोस्तों आदि की नज़दीकी शाखा से इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एनबीएफसीज हैं और जो आरआरबीज हैं दोस्तों, वहाँ के आप किसी भी शाखा में जाके आप इसको ले सकते हैं ऋण। उसके बाद देखेंगे कर्ज लेने वाले व्यक्ति मुद्रा ऋण के लिए उद्यमित जो दोस्तों उदय मित्र पोर्टल है वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जिनको लोन चाहिए या उनको दोस्तों मुद्रा ऋण चाहिए, तो मुद्रा योजना के तहत एक उदय मित्र करके पोर्टल बनाया गया है, वहाँ भी आप ऑनलाइन जो है दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसके बाद कहा गया है मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एनर्जी लिमिटेड एजेंसी लिमिटेड। यहाँ कहा गया है दोस्तों कि अपने मध्यस्थ अर्थात बैंकों जैसे कि जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एनबीएफसीज हैं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है। ये दोस्तों आप जान सकते हैं कि ये रीफाइनेंस एजेंसी है, यह एक पुनर्वित्त एजेंसी है, या यह एक प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देती। यहाँ पे लिखा देखिए प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संस्थान नहीं है, यह एक पुनर्वित्त एजेंसी है दोस्तों, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी को और जो आरआरबीज है दोस्तों, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको जो मुद्रा बैंक है वो देती है ऋण। और ये जो दोस्तों जो एमएफआई हैं, जो एनबीएफसीज हैं, आरआरबीज हैं, ये दोस्तों देती हैं जो छोटे उद्यम हैं, मध्यम उद्यम हैं, माइक्रो जो उद्यम्स हैं, उनको ये ऋण देने का काम करती है। लेकिन डायरेक्ट मुद्रा ही जो बैंक है दोस्तों, यह एक मैंने आपको बताया पुनर्वित्त एजेंसी है, यह खुद प्रत्यक्षतः नहीं देती, प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती। ये दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों, उनको ऋण उपलब्ध कराती है और वो देते हैं दोस्तों छोटे उद्यम मध्यम उद्यम को ऋण। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि पुनर्वित्त जो एजेंसी है वो किसको कहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि हम इसमें बात कर पाएँ। चलिए आप देख पाएंगे कि यह प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देती, यह है पुनर्वित्त एजेंसी। उसके बाद कहा गया दोस्तों मुद्रा एक वेब पोर्टल प्रबंधन करके पीएमएमवाई डेटा निगरानी करता है। डेटा की भी निगरानी करने की बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद देखिए साथ ही पीएमएमवाई के तहत दिए गए ऋणों के लिए गारंटी की सुविधा प्रदान करती है। समय समय पर इसे सौंपी गई अन्य गतिविधियों का भी ये संचालन करती है। दोस्तों देखिए उसके बाद कहा गया है कि मुद्रा ऋण की जो श्रेणियां हैं वो कौन श्रेणियां हैं दोस्तों, मुख्यतः इसमें 4 श्रेणी है। पहले 3 थी लेकिन अब इसको 4 कर दिया गया है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आता है शिशु ऋण। शिशु ऋण में 5,000 रुपये तक के ऋण उपलब्ध होते हैं दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे किशोर के ऋण। किशोर ऋण में 50,000 रुपये से 5 लाख तक का जो ऋण है वो प्रदान किया जाता है। और तरुण ऋण में दोस्तों 5 लाख से 10 लाख तक के भी ऋण इसमें दिए जाते हैं। और तरुण प्लस यानी जो तरुण से भी ऊपर है उनके लिए 10 लाख रुपए से अधिक यानी 20 लाख रुपए तक का भी ऋण देने के यहाँ पे प्रावधान आप देख पाएंगे, प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं दोस्तों। एक बार फिर आप इसको देख लीजिएगा। आप मेरे चाहे तो टेलीग्राम आईडी से जुड़ जा सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम मेरे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जितने भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको देता रहता हूँ। आपको इसका पीपीटी भी जो दोस्तों जो नोट्स फॉर्म में बनते हैं पीपीटी, मैं उसको भी वहाँ पे प्रदान कर दूँगा, वहाँ भी आप उसको देख पाएंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले अब मुद्रा योजना के कुछ अन्य जो लाभ हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए मुद्रा कार्ड यह ऋण जो लेने वालों को ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में कार्यशील पूंजी जुटाने की भी सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद मुद्रा मित्र देखेंगे आप, में कहा गया है कि यह न एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है, यह ऋण के आवेदक को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण प्राप्त करने हेतु किसी बैंक से संपर्क करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी दोस्तों बैंक से संपर्क करने के लिए मार्गदर्शन के रूप में भी कार्य करता है और मुद्रा कार्ड भी देता है। उसके बाद आप देखेंगे वित्तीय सहायता के प्रकार। वित्तीय कौन से दोस्तों ये वित्तीय सहायता देती हैं, जैसे आप देखेंगे टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट सीमा, कार्यशील पूंजी, अपंजीकृत सामानों की खरीद के लिए कंपोजिट ऋण आदि। आप देखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत स्वीकृत 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट जो राशि है को भी पीएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए आप सभी जानते होंगे जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं इसको फिर से एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है उसके अंतर्गत भी इसको 10,000 की जो ओवरड्राफ्ट सीमा है इसके अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। मुद्रा योजना है उसकी विशेषताएं हैं, सॉरी जो मुख्य उसके बारे में जो प्रावधान है वो हैं, हम इसके विशेषताओं के बारे में भी आगे बात करते हैं।
देखिए दोस्तों, इसके जो मुख्य विशेषताएँ हैं वो क्या हैं? मैंने आपको बताया गिरवी या ज़मानत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कहा गया दोस्तों कि योजना के तहत ऋण वापस प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज़ को गिरवी रखने की या गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऋण की गारंटी क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स द्वारा दी जाती है। उसकी गारंटी गारंटी किसके द्वारा दी जाती है, आप इसको याद रखिएगा। जो क्रेडिट गारंटी जो फंड है दोस्तों, फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, उसके द्वारा दी जाती है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट फंड है, जो ट्रस्टी के रूप में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा इसको किया जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए ब्याज दरों को विनियमन मुक्त कर दिया गया है, यानी ऋणदाता ये जो स्वयं अपनी ब्याज दरें तय कर सकती हैं। यानी जो ऋणदाता जो संस्थाएं दोस्तों जो ऋण देता है, जैसे कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एनबीएफसीज हो गए, आरआरबीज हो गए, वही दोस्तों ऋणदाता को ब्याज दरें तय करती है। यहाँ का जो आप समझ सकते हैं कि जो ब्याज दर है वो विनिमयन से मुक्त है। वो जो संस्थाएं हैं जो ऋण देती हैं वही ब्याज दर तय करेंगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि क्रियान्वयन सुधार के लिए यहाँ कुछ कहा गया कि हालांकि योजना के कार्यान्वयन सुधार के लिए पीएमएमवाई जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी पात्र आवेदकों को शिशु सेगमेंट ऋण का त्वरित भुगतान करने पर 12 महीने की अवधि के लिए 2% ब्याज की छूट दी गई है। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि जो शिशु सेगमेंट ऋण है उनका अगर आप त्वरित भुगतान कर देते हैं 12 महीने की अवधि के लिए, तो आपको 2% दोस्तों, आपको 2% ब्याज की छूट भी मिलेगी शिशु सेगमेंट्स में। 12 महीने के अंदर अगर आप उसको ऋण की जो अवधि है उसको अगर आप उससे पहले आप अगर उसको मूलधन को दे देते हैं तो 2% की आपको छूट भी दी जाती है ब्याजों में। उसमें कहा गया है दोस्तों उसके बाद कि मुद्रा नियम महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने वाले जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो एनबीएफसी दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं, को अपनी ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स जो हैं उसको छूट करने की भी अनुमति दी है। यानी कि जो महिला उद्यमी हैं उनको अगर आप ऋण प्रदान करते हैं तो जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, वो जो ब्याज दरों में दोस्तों 25 जो बेसिस पॉइंट्स हैं वो भी करने की छूट दी गई है। आप सभी जानते होंगे, इतने जो डिस्कशन हो चुका है कि ये दोस्तों जो उद्यमी है उसको समावेशी विकास के अंतर्गत उसको समावेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जोड़ने का कार्य करती है। दूसरी चीज़ महिला उद्यमी के लिए भी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, महिला उद्यमी के लिए भी दोस्तों ये एक समावेशी जो विकास है वो जिसको जो समावेशी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है दोस्तों उसको भी ये परिफलित करने का कार्य करती है। यानी एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं का सशक्तिकरण है दोस्तों, सशक्तिकरण वो भी आप इसके अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद कहा गया है दोस्तों ऋण में लगातार वृद्धि शिशु से तरुण तक। कहा गया है कि किशोर जो श्रेणी है के ऋणों में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 की 5.9 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में दोस्तों 44.7% हो गई है। ये आंकड़े सूक्ष्म से लघु उद्यमियों की ओर बढ़ने का संकेत देते हैं। उसके बाद कहा गया है तरुण श्रेणी में भी गति पकड़ रही है, जो साबित करती है कि मुद्रा केवल व्यवसाय करने पर ही केंद्रित नहीं है बल्कि उन्हें बढ़ाने में भी मदद करती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये केवल व्यवसाय के में केंद्रित नहीं है बल्कि उनको बढ़ाने के लिए भी ये एक अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देती है दोस्तों। चलिए अगले हम बात करते हैं क्षेत्रीय असमानता को कम करने में भी मदद करती है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा ऋण के वितरण में बदलाव आया है। विकसित जो क्षेत्रों को आवंटित अनुपात में कमी आई है, जबकि अविकसित क्षेत्र जैसे आप देख सकते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वोत्तर क्षेत्र को ऋण आवंटन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की गई है। यानी देखिए दोस्तों, असली जो समानता क्या है आप सभी जानते होंगे। असली समानता वो है दोस्तों कि हम अलग अलग जो वर्ग हैं उनको अलग अलग रूप से हम उस क्या कर पाएँ, उसको ट्रीट कर पाएँ। जैसे कि आप देखिए कर्नाटक को और कंपैरेटिवली बिहार को आप बराबर के तराजू में तौल नहीं सकते, क्योंकि बिहार की अपनी समस्याएं हैं। कर्नाटक कंपैरेटिवली अलग स्टेट है दोस्तों, वहाँ पे आप देखेंगे जो पॉपुलेशन कम है, नीतियाँ बेहतर हैं, वहाँ पे आप लिटरेसी रेट ज़्यादा देख पाएंगे। तो दोनों के लिए एक जैसी पॉलिसी अंततः बहुत कारगर साबित नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहा गया है क्षेत्रीय असमानता को कम करने में मदद, इसमें कम करने की मदद इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों समानता को यहाँ पे किसी न किसी हद तक बढ़ावा देने की कोशिश की गई। देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वोत्तर, यहाँ आप देखेंगे कि वस्तुतः यहाँ पे एक जैसी ही दोस्तों समस्याएं हैं। लिटरेसी रेट की समस्याएं हैं, आप देख पाएंगे कि
जनसंख्या घनत्व की जो दोस्तों समस्याएँ हैं, बहुत अधिक मात्रा में उद्योग नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इनको अधिक वरीयता दी जाती है। पहली बार उद्यम करने वालों को भी बढ़ावा दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है मुद्रा के तहत दिए गए 52 करोड़ ऋणों में 10.9 करोड़ से अधिक ऋण पहली बार उद्यम करने वालों को दिए गए हैं। देखिए वित्तीय समावेशन की मैंने पिछले स्लाइड में बात की और आ गया वित्तीय समावेशन। मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा एक जो कह सकते हैं कि एक घटक है दोस्तों, घटक के रूप में सामने आया है वित्तीय समावेशन के। अब देखिए अल्पसंख्यक को 11%, नए उद्यमी को 21%, महिला उद्यमी को 68% दोस्तों। तो ये देखिए ये वित्तीय समावेशन को ही दर्शाता है। उसके बाद देखेंगे PMMY खाते में सामाजिक श्रेणीवार हिस्सेदारी क्या है। सामान्य की 60% हो जाती है, ओबीसी 28%, एसटी का और एससी का भी आप देख पाएंगे इसमें। तो ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा। उसके बाद देखिए अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि मुद्रा सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। यह पहल इन सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देने के लिए एक मेक इन इंडिया पहल, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि के साथ अच्छी तरह से भी समन्वय करती है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों जो कार्यक्रम है वो विभिन्न कार्यक्रमों के साथ एकीकरण करने से ही बहुत बेहतर स्तर पर चल पाएंगे। तो यहाँ यही बताया गया है कि मेक इन इंडिया जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, उनके साथ इसको एकीकृत किया गया है, इनको समन्वित किया गया है और दोस्तों इसके एकीकरण का प्रयास किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि दोस्तों इससे जुड़ी कुछ समस्याएं क्या हैं या इससे जुड़े कुछ मुद्दे क्या हैं, उस मुद्दों की हम बात करते हैं। देखिए मुद्दे में कहा गया दोस्तों कि मुद्रा ऋण में उच्च एनपीए, यानी कि आप देख पाएंगे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं दोस्तों, एनपीए उसको संदर्भित किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कुल मिलाकर 2.21% है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 3.6 का उच्च औसत एनपीए दर्ज किए गए हैं। देखिए जो एनपीए है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हालांकि अभी बैंकों का कम हुआ है, लेकिन मुद्रा योजनाओं के तहत ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उच्च बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हालिया दिनों में मुद्रा लोन के तहत एनपीए में सुधार हो रहा है, ये सुधार की गुंजाइश यहाँ पे बनी है, यहाँ पे यही संदर्भित किया गया दोस्तों। उसके बाद देखिए योजना के डिजाइन में संबंधित मुद्दे। उसके बाद देखिए जो दोस्तों कहा गया है कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के तहत डिफ़ॉल्ट ऋण के लिए कवर की जाने वाली राशि की ऊपरी सीमा 15% है। यह बैंकों के लाभों को सीमित करती है। इसका अर्थ है कि यदि ऋण चुकाने में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो CGFMU केवल ऋण की राशि के 15% तक ही गारंटी प्रदान करती है। यानी देखिए दोस्तों जो गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स है वो केवल जो मान लो ऋण डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो केवल 15% की ही ऋण की प्रीमियम यानी भुगतान कर सकती है, उससे ऊपर वो नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए एक चुनौती का मुद्दा बन जाता है। उसके बाद हम दोस्तों अन्य मुद्दों की बात करते हैं, जैसे उच्च गारंटी शुल्क, पुनर्वित्त के मामले में ब्याज की उच्च दरें, जमानत मुक्त ऋण होने के कारण डिफ़ॉल्ट होने का जोखिम इत्यादि सब बना रहता है। तो आप इन सभी को देख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों अगली चुनौतियों में कि कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए ज़्यादातर ऋण लेने वालों को बुनियादी दस्तावेज के बारे में जानकारी नहीं होती है। ऋण आवेदकों की अधिकांश अस्वीकृति सिबिल यानी CIBIL यानी सिबिल जांच स्तर पर और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण होती है। यानी कि इस कार्यान्वयन में भी बहुत प्रकार से चुनौतियां हैं जो दोस्तों बनी रहती हैं। उसके बाद देखिए ऋण अनुशासन का अभाव, कभी कभी ऋण को व्यक्तिगत उपाय के लिए खर्च कर दिया जाता है, इससे ऋण के पुनर्भुगतान में भी चूक होती है। खराब निगरानी और मूल्यांकन, सूक्ष्म उद्यमियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए मानकीकृत प्रक्रिया का भी अभाव रहता है, क्योंकि ऋणी का बार बार एक ऋणी से दूसरी ऋणी में स्थानांतरण होता रहता है दोस्तों। तो खराब निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली भी यहाँ एक दोष बन जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए मुद्रा ऋण में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम, यानी कौन से उपाय जो हैं दोस्तों वो उठाए गए हैं, जो कदम है उठाए गए हैं, उठाए जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए कह रहा है दोस्तों कि वित्तीय जागरूकता का प्रसार करना, उद्यमियों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि वे अपने वित्त का प्रभावी प्रबंधन कर सकें और डिफ़ॉल्ट दरों में भी कमी कर सकें, वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकें और व्यवसाय संचालन को विस्तार करने के लिए आवश्यक ज्ञान व समझ प्राप्त कर सकें।
इससे उन्हें दीर्घकालिक सफलता के लिए भी सशक्त बनाया जा सकता है। देखिए, वित्तीय जागरूकता हम प्रसार करते हैं तो उसको कौन-कौन से जो लाभ हैं दोस्त देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने वित्त का प्रबंधन कर पाएँगे, डिफ़ॉल्ट दरों में कमी ला पाएँगे, जो वित्तीय स्थिति है उसमें हम सुधार ला पाएँगे और कहीं न कहीं हमारे जो परफ़ॉर्मिंग एसेट्स एनपीए हैं, जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं, वो कहीं न कहीं कम होंगी दोस्तों। और वो हमारे जो ये इसका असली में जो लक्ष्य था, जो समावेशी विकास, समावेशी वित्त प्रबंधन, वो कहीं न कहीं आपको पूर्ण होता दिखेगा। उसके बाद आप देखेंगे संवर्धित ऋण गारंटी योजना, इससे बैंकों को लघु और सूक्ष्म उद्यमों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी। उसके बाद देखिए महिला उद्यमियों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाना, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च ऋण सीमा, ब्याज में विशेष छूट, मैंने आपको बताया कि ब्याज में विशेष छूट भी हम देते हैं इनके लिए, या महिलाओं के लिए लक्षित योजनाएँ प्रदान की जानी चाहिए। इस योजना की पहुँच और प्रभावशीलता दोनों में भी वृद्धि हो सकती है। देखिए दोस्तों, हम महिलाओं की जो ऋण सीमा है, उसकी जो महिला उद्यमी हैं, उसमें कहीं न कहीं हम जो ऋण देते हैं, उस ऋण को सीमा को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हम जो ऋण देते हैं, वो ब्याज दर जिन पे देते हैं, कहीं न कहीं ब्याज दरों में छूट देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि दोस्तों कि महिलाओं की जो प्रवृत्ति होती है, वो कहीं न कहीं अधिक समावेशी होती है, समावेशी उनका दृष्टिकोण होता है। तो ये जो इनका जो असल में लक्ष्य है दोस्तों, महिला जो उद्यमी हैं उनको जो वित्त प्रदान करके भी इनको लक्षित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, जो वित्त एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क लागू करना। अब देखते हैं दोस्तों कि मैंने ऊपर बात की, हमारे पास बहुत प्रभावी तरीके से निगरानी तंत्र, मूल्यांकन तंत्र नहीं है। तो हम इसका मूल्यांकन बढ़ाकर एक बेहतर जो तरीके हैं उनको अपनाकर हम इसकी जो पारदर्शिता है और ऋण का दुरुपयोग कम होना और योजना की दक्षता में भी हम इसका सुधार कर पाएँगे। उसके बाद देखिए दोस्तों निष्कर्षों की बात करते हैं। देखिए, औसत ऋण आकार में वृद्धि, एमएसएमई ऋण में बढ़ती हिस्सेदारी तथा और कहा गया है कि सूक्ष्म से लघु उद्यमों की ओर संक्रमण, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है के बढ़ते प्रभाव को ही दर्शाते हैं। जो एमएसएमईज़ हो गए, उनकी हिस्सेदारी हो गई, सूक्ष्म से लघु उद्योगों की ओर संक्रमण उनका हो गया। ये कहीं न कहीं दोस्तों जो मुद्रा योजना है कि उसकी सफलताओं को भी दर्शाते हैं। देखिए, पीएमएमवाई न केवल स्वरोजगार, रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दे रही है, बल्कि भारत की ज़मीनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है और समाज विकास को भी आगे बढ़ा रही है। मैंने आपको बताया दोस्तों, तो ये इसमें हम वित्त प्रदान करते हैं तो कहीं न कहीं हम निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारे उद्यमियों के बीच निवेश आकर्षित नहीं होगा, कहीं न कहीं हम बहुत बेहतर जो है दोस्तों वो विकास नहीं कर पाएँगे। आप सभी जानते हैं जो एमएसएमईज़ हैं, जो उद्यमी हैं दोस्तों, जो छोटे और आप देख सकते हैं जो सूक्ष्म और मध्यम आकार के जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो उद्यमी हैं, जो उद्यम है दोस्तों, वो हमारे भारत के रीढ़ कहे जाते हैं, जो विनिर्माण के रीढ़ हैं, वो कहे जाते हैं। कहीं न कहीं अगर हम उसमें निवेश करते हैं, तो हम अपने आप को दोस्तों बेहतर स्तर पर ला पाएँगे, विनिर्माण के स्तर पर, उद्योगों के स्तर पर, और कहीं न कहीं दोस्तों ये हमारे जो विकसित भारत बनने की ओर जो कदम है, उसको कहीं न कहीं हम बढ़ा पाएँगे। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसकी हम बात करते हैं कि क्या-क्या इसके प्रावधान हैं, सुर्खियों में क्यों रहा, इससे संबंधित जो तथ्य हैं उसके बारे में भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सुर्खियों में क्यों है दोस्तों? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार के वित्त सेवा विभाग ने एक राज्य एक ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसके सिद्धांत के आधार पर 36 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है। देखिए दोस्तों, अभी जो एनडीए की सरकार है, आप सभी जानते होंगे कि जो हम सभी सुनते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और विभिन्न प्रकार से एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये दोस्तों जो है वो बहुत इंटीग्रेशन को, एकीकरण को बहुत बढ़ावा देती है, ये जो केंद्र सरकार है अभी वर्तमान में। तो हम इस प्रकार इसको देख सकते हैं, जो केंद्र सरकार की जो दोस्तों जो आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट है, एक वित्तीय सेवा डिपार्टमेंट, यानी जो फाइनेंस सर्विस जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, उसने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत को 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के साथ अनुसूचित किया है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, इसके बाद कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आरआरबीज़ का विलय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया है। अब जानते होंगे 1976 में दोस्तों हमारे जो आरआरबीज़ हैं, यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं
और उनको इंट्रोड्यूस करने और उसमें संशोधित करने की जो शक्तियाँ हैं दोस्तों, पूरी शक्तियाँ संसद को दे दी जाती हैं। देखिए इसके बाद कहा गया है कि यह विकल्प का चौथा चरण है। इस विलय के बाद 26 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अब 28 आरआरबीज होंगे, जो पहले 43 थे। अब मैंने आपको बताया कि 26 जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उनका विलय कर दिया गया है, उसके बाद वो 28 हो जाएंगे दोस्तों। देखिए इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सभी ग्रामीण बैंकों जैसे बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को मिलाकर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। तो आप इसको दोस्तों अपने एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देख पाएंगे। उसके बाद देखिए विलय का पहला चरण वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2010 तक डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इसमें एक राज्य सॉरी इसमें एक राज्य के भीतर एक ही प्रायोजक बैंक के तहत आरआरबी के विलय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। किसकी सिफारिश पर दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिश पर। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसके बारे में। देखिए दोस्तों जो नरसिम्हन वर्किंग कमेटी है जो 1975 में सुर्खियों में आई थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की जाती है। जो रीजनल रूरल बैंक है दोस्तों, नरसिम्हन वर्किंग कमेटी की सिफारिशों पर ही आधारित है, उसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके अंदर और क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कहा गया है कि पहले 5 आरआरबीज की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश के माध्यम से की गई थी। बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है अधिनियम 1976 इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि कह रहा है सबसे पहले तो अध्यादेश आया, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 आता है, उसके बाद उसको प्रतिस्थापित किया जाता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आरआरबीज का स्वामित्व संयुक्त रूप से आप देखेंगे केंद्र सरकार का जो स्वामित्व है वो 50% की हिस्सेदारी वो रखते हैं, राज्य सरकार रखते हैं 15% की, और जो प्रायोजक बैंक है दोस्तों, जो स्पॉन्सर्ड जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो 35% की हिस्सेदारी अपनी रखते हैं। उसके बाद देखिए विनियमन और पर्यवेक्षण। आरआरबीज का विनियमन दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम जो 1950 के अंतर्गत आया था उसके अंडर किया जाता है। और उसको देखिए इसका पर्यवेक्षण कौन करता है दोस्तों? नाबार्ड करता है। नाबार्ड आप सुने होंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड इसका पर्यवेक्षण करता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है। नरसिम्हन वर्किंग कमेटी 1976 में आता है। उसके बाद देखिए केंद्रीय सरकार का 75% का, राज्य सरकार का 15% का, प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक का दोस्तों 25% तक रहते हैं। उसके बाद देखेंगे आरआरबीज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आरआरबीज की मुख्य विशेषताएं दोस्तों उनके समायोजित निवल बैंक ऋण और या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी अधिक हो का 75% प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग है दोस्तों, प्राथमिकता क्षेत्र आप जानते होंगे कृषि, जो एमएसएमईज हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, वो दोस्त जितने भी हैं पीएसएल के अंतर्गत आते हैं, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के अंतर्गत आते हैं। यानी देखिए सर जो है सरल शब्दों में आरआरबीज को अपने कुल ऋण का 75% पीएसएल के रूप में देना होता है। यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रूप प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के रूप में देना होता है। देखिए उसके बाद कहा गया है आरबीआई के नियम अनुसार इन्हें 9% का जोखिम भारित अस्थियों की तुलना में पूंजी अनुपात CRAR बनाए रखना अनिवार्य होता है दोस्तों। जो जोखिम भारित अस्थियां हैं यानी कि रिस्क वेटेड जो एसेट्स हैं उसकी तुलना में आपको CRAR भी बनाए रखना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का महत्व क्या है। देखिए इसके महत्व में हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि व्यवसायिक गतिविधियों में तीव्र गति से वृद्धि। आरआरबीज का कुल कारोबार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 5.2% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2024 में लगभग 3.7% था। तो आप देखेंगे दोस्तों जो आरआरबीज हैं वो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 2030 तक कम से कम 5.2% तक पहुंचने की उम्मीद है, और अभी ये 2024 में लगभग 3.7% के आसपास ये रहा था दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं वित्तीय लाभ जो है हमारे, यानी कि एकीकृत आरआरबीज के पास अधिक पूंजी आधार होगा। देखिए अधिक पूंजी आधार, इससे भी आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा कर सकेंगे। उसके बाद देखेंगे बेहतर तरलता स्थिति होगी,
धन की उपलब्धता बढ़ने से तरलता की स्थिति में सुधार होगा तथा इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से बैंकिंग सेवाएं अधिक कुशल बनेंगी, संचालन की लागत में भी कमी आएगी। दोस्तों जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है यानी कि जो संचालन की लागत है, जो जो सेवाएं अधिक कुशल बनेंगी तो विभिन्न प्रकार के जो हमें लाभ होंगे वो हमको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसके महत्व को देख पाएंगे। उसके बाद नियमों और मानदंडों का बेहतर अनुपालन, ये देखिए एकीकृत आरआरबी नियमों के पालन को केंद्रीकृत कर सकता है, जैसे कि धन शोधन विरोधी जांच, केवाईसी सत्यापन तथा आरबीआई को नाबार्ड को रिपोर्ट करना। आरबीआई और नाबार्ड को जो रिपोर्ट करता है दोस्तों, जो एकीकृत आरबीआई नियमों के पालन को केंद्रीकृत वो करेगा। तो इस प्रकार इसको बेहतर जो नियम है मानदंड है उसको भी आप देख पाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऋण देने की क्षमता में वृद्धि। देखिए ऋण देने की क्षमता में वृद्धि की बात भी की गई है। कहा गया है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर एमएसएमईज और ऋण को अधिक ऋण प्रवाह संभव हो सकेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल कृषि ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 11.2% हिस्सेदारी थी दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट है, ऋण देने की क्षमता जो दोस्तों वो छोटे उद्यमियों को जो दोस्तों कृषि में ऋण देते हैं वो 11.2% हिस्सेदारी थी। तो इस प्रकार हम कृषि में भी निवेश को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, वित्तीय जो समावेशन है उसको बढ़ावा देना। कहा गया है कि बेहतर तकनीक और संरचना से डिजिटल पहुंच का विस्तार हो सकता है तथा सरकारी योजनाओं के अनुरूप उत्पाद नवाचार को भी समर्थन मिल सकता है। उदाहरण के लिए कुछ आरआरबीज ने ग्राहक केंद्रित डिजिटल सेवाओं जैसे कि माइक्रो एटीएम्स, कॉल सेंटर्स, नेट बैंकिंग, वीडियो केवाईसी, आरटीजीएस, आईएमपीसी आदि को सफलतापूर्वक लागू किया गया है आरआरबीआई के थ्रू। तो आप इसको देख सकते हैं कि वित्तीय समावेशन को किस हद तक बढ़ा दिया जा रहा है इसके थ्रू, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की। कहता है कि एकीकृत संसाधन और विशेषज्ञता में विविधीकृत एवं स्थानीय रूप से तैयार उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आरआरबीज की बाजार में स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच में भी वृद्धि होगी। आप इसको देख पाएंगे दोस्तों, जो विशेषज्ञता है उसकी डाइवर्सिफिकेशन होगा, स्थानीय रूप से जो तैयार उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। आरआरबीज जो बाजार में स्थित है और ग्रामीण क्षेत्रों तक जो पहुंच है दोस्तों वो उनको बढ़ावा मिलेगा, उनमें वृद्धि होगी। आप इसको इस प्रकार भी इसको देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे के इसके जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों, जो रीजनल रूरल बैंक है यानी आरआरबीज हैं, छोटे व्यवसायों के लिए सूक्ष्म वित्त के विविध विकल्प, मौसमी फसलों से जुड़ी अलग अलग बचत योजनाएं तथा बीमा सुविधाओं के साथ संयुक्त उत्पाद जैसी योजनाएं भी पेश कर सकते हैं और ग्रामीण जो ग्राहकों हैं की विशिष्ट ज़रूरतों को भी ये पूरा करती हैं। उसके बाद देखिए, एकीकृत आईटी और तकनीकी अवसंरचना। आईटी और तकनीकी प्रणालियों का एकीकरण विलय के बाद की इकाई को अधिक मजबूत और सक्षम बना सकता है। इससे साइबर सुरक्षा में सुधार, धोखाधड़ी की बेहतर निगरानी तथा बिग डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से स्मार्ट निर्णय निर्माण जैसी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। हम देखें तो धोखाधड़ी की बेहतर निगरानी होगी, बिग डेटा एनालिसिस होगा, एनालिटिक्स होगा, उसके माध्यम से स्मार्ट निर्णय निर्माण की जो नीति है दोस्तों हम उसको विकसित की जा सकती है। अन्य लाभ देखेंगे, परिचालन या कामकाज में दक्षता। इसे शाखा नेटवर्क की पुनर्संरचना, अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त करना तथा दैनिक परिचालन व्ययों को जो ओवरहेड समय कटौती के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, विविध कौशलों में सक्षम कार्मिकों के एक बड़े समूह की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। क्षेत्रीय रूप से मजबूत प्रायोजक बैंकों के साथ आरआरबीज को एकीकृत करके निरीक्षण और परिचालन संबंधी गाइडलाइन को बेहतर किया जा सकता है। आप देखेंगे पूरे तौर पे दोस्तों ऑपरेटिंग जो सिस्टम है हम उसको बेहतर रूप से निभा पाएंगे। उसके बाद कुछ चुनौतियाँ भी हैं दोस्तों एकीकरण में, उसको हम देखते हैं। साथ ही साथ इसमें कहा गया है दोस्तों कि एकीकरण में चुनौती परिचालनात्मक मतलब जो ऑपरेशनल है, और इधर बात करेंगे प्रशासनिक और हितधारक प्रबंधन की। इसमें कहा गया दोस्तों एकीकृत होने वाले बैंकों की परिचालन और संगठनात्मक संरचना में अंतर होने वाला है। जैसे उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट और जो दोस्तों संगठनात्मक संरचना है उसमें अंतर होगा, तो उसको दोस्तों समन्वित करने की ज़रूरत है। अप्रत्याशित देरी, डाउनटाउन जिसके ग्राहकों का पर भी प्रभाव पड़ता है, डाउनटाउन का अप्रत्याशित जो देरी होती है उसका
उसके बाद देखेंगे दस्तावेज़ों और फाइलों की भौतिक आवाजाही और रख-रखाव से जुड़े परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ भी होती हैं। जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं दोस्तों, जो रख-रखाव है, उसका मेंटेनेंस है, वो चीज़ें भी दोस्तों एक एकीकरण में चुनौतियाँ होंगी। उसके बाद देखते हैं प्रशासनिक मुद्दे। एकीकृत होने वाले बैंकों में कार्यबल जो पुनर्गठन है, कर्मचारियों की आवाजाही से संबंधित मुद्दे भी हैं, उसकी चुनौतियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद देखेंगे विभागों और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के बीच अपडेट को ट्रैक करने में भी हमारे पास कठिनाइयाँ विद्यमान हैं, जिसको हम दूर करना चाहेंगे बहुत ही जल्द। उसके बाद देखिए वित्तीय स्तर पे बात करते हैं और तकनीकी स्तर पे भी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि खातों की संरचना में अंतर और शाखा और कॉर्पोरेट लेज़र की मैपिंग में विविधता जैसे वित्तीय असंगतियाँ एकीकरण की प्रक्रिया को भी जटिल बनाएँगी। जो कॉर्पोरेट लेज़र है और जो संरचना में भी अंतर होता है दोस्तों, उसमें विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय असंगतियाँ हैं, इसके एकीकरण भी एक प्रकार की जटिल है, वो जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए एकीकरण के बाद सीआरए अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव की भी संभावना होती है। उसके बाद देखिए प्रतिभूतियों, नीतियों और निवेशों में प्रवाह में जटिलताएँ विभिन्न प्रकार की हैं, जो वित्तीय एक प्रकार से चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ा करती हैं। उसके बाद देखें दोस्तों, तकनीकी तौर पे समेकित बैंकिंग सांख्यिकी डेटा के सुरक्षित माइग्रेशन को सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दे भी हैं, जैसे ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री और माइग्रेट किए गए डेटा के बैकअप सहित विशाल मात्रा में डेटा सुरक्षित सही तरीके से स्थानांतरण सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण हित दोस्तों इसका मुद्दा बन जाता है कि तकनीकी इसके हिस्ट्री जो डेटा एनालिटिक्स है, विभिन्न प्रकार से तकनीकी और वित्तीय जो समस्याएँ हैं, वो अभी भी दोस्तों विद्यमान हैं। इसके निष्कर्षों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो निष्कर्ष में कहते सकते हैं कि एक राज्य एक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन नीतियों को सुसंगत बनाना होगा, डिजिटल प्रणालियों को एकीकृत करना, शाखा संचालन को सुव्यवस्थित करना, स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप उत्पादों को तैयार करना भी महत्वपूर्ण है। इससे एनपीए की वसूली में तेज़ी लाने, राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन करने, नियमित वित्तीय समीक्षा करने, इसकी चुनौतियों का समाधान करने, वित्तीय स्थिरता और उसको समावेशन को बढ़ाने में भी मदद की मिलेगी। दोस्तों मुख्यतः हम निष्कर्ष में यही सारी चीज़ें बता सकते हैं कि जो मानव से संसाधन से नीतियाँ जो सुसंगत हैं, उसको हम अपना सकते हैं और इसकी जो चुनौतियाँ हैं कुछ, उसको अगर हम दोस्तों ठीक कर पाते हैं, तो एक राज्य जो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो योजना है, वो वित्तीय स्थिरता और समावेशन को और उससे बढ़ावा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं और मैं दोस्तों ये पार्ट 1 रहा इकोनॉमिक्स का ये पार्ट 1 रहा। मैं पार्ट 2 भी लाऊँगा, उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। दोस्तों ये करंट अफेयर का है, मैं लगातार इस सेशन को लाता रहूँगा। आप देख सकते हैं कि पॉलिटी में भी मैंने एक जो पार्ट है दोस्तों, एक पार्ट में ख़त्म कर दिया और इंटरनेशनल रिलेशन जो थोड़ा सा लंबा था, उसको मैंने लगभग दोस्तों 35-40 मिनट के जो लेक्चर्स थे, वो 4 लेक्चर मैंने बनाए, उसमें कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये जो इकोनॉमिक्स का मुद्दा है दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँ। आज एक पार्ट 1 आया था, कल आएगा दोस्तों पार्ट 2। तो आप इसके लिए प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो आने वाले अपडेट्स हैं आप सभी को मिल पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियोज़ में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं और किसी आगे की वीडियो में। थैंक यू।